अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी भी हिंदुस्तान के अदर यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन से रूबरू करवाना चाहता हूं। ये एमसीक्यूज के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस हैं और सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप यहां पर टेस्ट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन बोलने के बाद मैं लगभग 2-3 सेकंड के बाद आंसर बताऊंगा, तो तब तक आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर गेस कर सकते हैं और फिर जब मैं बताऊंगा तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा आंसर सही था या नहीं था। इस तरीके से अपना प्रिपरेशन का जांच भी कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि मेरी कैसी प्रिपरेशन है। उसी के साथ साथ अगर आप अच्छा करेंगे, इसमें 50 में से 35 से अगर ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, 35 से ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं इस टेस्ट के दौरान, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होना चाहिए और मेरी तरफ से भी आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन उसको अंततः तब तक नहीं रोकना है जब तक आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो नहीं जाता है। हर दिन प्रैक्टिस करनी है, हर चीजों को रिवाइज करना है। बिकॉज हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात को पढ़ो तो दिन को सफा, ये किसी की कहावत है और इन्होंने सही ही कहा है। वाकई में हर किसी के साथ ऐसा होता है, इसलिए जितना ज्यादा रिवाइज कर सको अच्छा है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके टेस्ट सीरीज की शुरुआत करता हूं। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज 7 जो 50 क्वेश्चन वाला सेट 7वां है आपके सामने। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये रहा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। इसके ऑप्शंस हैं 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 और 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब एडॉप्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था, इफेक्ट में आया था, यह प्रचलन में आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी मुख्य भूमिका में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में, और उन्होंने इस संविधान को बनाने के लिए विश्व के 60 देशों का संविधान पढ़ा था। जस्ट इमेजिन कितना मेहनत करा होगा उन्होंने, जिस पर आज पूरा देश चलता है, जिस संविधान को हम फॉलो करते हैं। दैट वाज रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कह रहा है कि द आर्टिकल रिलेटेड टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय वर्किंग देम एट डेंजरस प्लेसेस एंड डेंजी सेल्स आर। इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 18। इसका सही उत्तर है, हिंदी में थोड़ा समझा देता हूं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल संविधान के अनुसार छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी डेंजरस मतलब खतरनाक जगह पर काम करने से मना ही देता है। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 एंड 24 आर रिलेटेड टू अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें से आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन पे सवाल खड़ा करता है। और अगर ऐसा आप भी कहीं देखें कि कोई बच्चा इस तरह के काम कर रहा है जिसकी उम्र कम है, तो जरूर उसकी सूचना आप पुलिस मुख्यालय को या पुलिस को दे सकते हैं, आप एक युवा होने के नाते, एक अच्छे जिम्मेवार नागरिक होने के नाते। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शंस हैं एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, एन माधवा राव और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड यानी कि अध्यक्ष चुना गया था, बनाया गया था। सच अ ग्रेट पर्सन और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है, जो कम संख्या अल्पसंख्यक हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान का कौन सा आर्टिकल जिम्मेवार है? इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29
या फिर आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है संविधान के अनुसार, और अगर उनको कोई समस्या आती है तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अपना रिट लेकर के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, भारतीय संविधान कब से अपना प्रारूप में आया या कार्यरत हो गया? इसके ऑप्शंस है 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 15 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। तब से हमारा देश गणतंत्र बना और संविधान हमारे देश का लागू हुआ, जिस पे हमारा देश चलता है आज भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है कि हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली, भारतीय संविधान को बनने में पूर्ण रूप से कितना समय लगा? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीने 8 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन या 2 वर्ष 5 महीने 20 दिन। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। पहला उत्तर बिल्कुल सही है, इसको कहीं लिख लीजिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। संविधान से जितना ज्यादा नॉलेज आपको मिल सके ज्यादा बटोरिएगा, ज्यादा चीजों को पढ़िएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी ज्यादा दिनों तक याद भी रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक आम नागरिक हो या फिर कोई भी हो। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें सुनिश्चित करता है? इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 13, 14, 15 और 16। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। अगर आप किसी को गोली मारेंगे या किसी का मर्डर करेंगे तो वही आईपीसी लगेगा, अगर हम करेंगे तो भी, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करेंगे तो भी वही करेंगे, दफा 302 ही लगेगी, ठीक है ना, और उसकी सजा फांसी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि सेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता was a part of Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1764, Charter Act 1793, Charter Act 1893। इनमें से कौन सा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बिठाने का पार्ट है, या किसके अनुसार, कौन सा एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बिठाने का प्रस्ताव आया था? तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला उत्तर बिल्कुल इसका सत्य होगा। उसके तहत ये हुआ था कि जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भारत का गवर्नर हो चुका था खास करके, और वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है ना। और उस समय से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश कंट्रोल कर चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, और उसी के तहत ये प्रस्ताव आया था कि कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट बनेगी। कृपया करके हमें ये लिख के बता दें कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई थी, कौन से साल में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए बिना गूगल किए। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि उपनिषद्स आर द बुक्स ऑन पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन और सोशल लाइफ। उपनिषद जो है वो किस चीज पर बुक लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है फिलॉसफी। फिलॉसफी होता है दर्शन, हिंदी में कहते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट रियलिटी। सब कुछ इसमें वो चीजें हैं जो रियलिटी है हमारे जीवन में, वही सारी चीजें लिखी गई हैं। चारवाक एक भारतीय दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े, उनकी बुक्स अगर पढ़ेंगे तो जरूर पढ़िएगा। तो बेसिकली अगर उपनिषद को हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ पार्ट ऑफ वेदास एंड एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड वेदांता इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उपनिषद जो है वो हमारे वेद और संस्कृत के लिखे हुए कुछ चीजों का संग्रह है, ऐसा कह सकते हैं, और उसे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में वेदांता के नाम से भी जानते हैं उपनिषद, जिसके अंदर फिलॉसफी लिखी हुई है। इट इज ऑल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, सच्चाई, जीवन का सत्य, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड अ टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। इनमें से कौन भारतीय शासक थे जिन्होंने पहली बार भारत से बाहर अपनी टेरिटरी फैलाई थी? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का और हर्षवर्धन।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका कनिष्का, जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में राज करते थे। कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे ये कनिष्का, और इन्होंने अपनी टेरिटरी जो है अफगानिस्तान से लेकर के सेंट्रल एशिया तक फैलाई हुई थी। 120 से 150 ईस्वी के बीच में इन्होंने रूल किया था कनिष्का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वर द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज्ड। ऋग्वेदा के हिम्स जो थे वो कहां पर लिखे गए थे? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब में ऋग्वेदा के हिम्स लिखे गए थे, और ऋग्वेदा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कहा जाता है। ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद ऋग्वेदा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा जगह जो है वो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है? ये किसमें, इनमें से किसमें संबंधित है? आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुर या मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है, इस पर मूवी भी बनी है, ऋतिक रोशन ने बड़े ही अच्छे तरीके से फिल्माया था इसे, मोहनजोदाड़ो। तो ये पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है आज भी, ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, यानी कि मुर्दों का टीला। क्वेश्चन नंबर 13 सेज द टाइटल पंजाब केसरी वाज कॉन्फर्ड टू। पंजाब केसरी जो टाइटल था वो किसे दिया गया था? राजा रणजीत सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या सरदार बलदेव सिंह। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, और इनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 ईस्वी में हो गई थी। लाठियों से ही ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें मार दिया था। लाला लाजपत राय बहुत ही गरम दल के नेता थे ये, और स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत अभिन्न योगदान रहा है लाला लाजपत राय का। पंजाब केसरी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, इट सेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1950, 51, 52 और 53। तो 1951 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। कई सारे आर्टिकल्स जो है बदले गए थे, उनमें कुछ नया इंक्लूड किया गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज फेमस एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। रेनेसां मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है ना। तो भारत में रेनेसां का फादर, रेनेसां का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा समाज सुधारक माना जाता है। सती प्रथा का अंत करवाया, बाल विवाह जैसी चीजों के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ किया। इसके साथ ही साथ ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही उच्च विचार के रूप में इन्हें जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। पुनर्जागरण हिंदी में कहते हैं। कई सारी चीजों के जो मीनिंग है हिंदी में मुझे याद नहीं रहते हैं, तो रेनेसां को पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में, एकदम शुद्ध वर्ड जो है इसका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो थोड़ा अंग्रेजी माध्यम में हुई है, कक्षा 6 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग वॉज फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1906, 1916, 1940 और 1946। कौन से साल में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान का डिमांड किया था? तो ये किया था 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और उन्होंने पहली बार पाकिस्तान डिमांड कर दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही 1940 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किससे हीरोइन के नाम से जाना गया? हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली और सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर है अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरोइन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़ी ही सख्तता से इसमें काम किया था
और मुंबई में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था 1942 में ही। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो दिल्ली का मेयर इन्हें बनाया गया अरुण आसिफ अली को, और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया 1997 में। 97 में अरुण आसिफ अली को जो है भारत रत्न से नवाजा गया। तो सच ग्रेट लेडी शी वॉज, जिसे हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? 1886, 1892, 1896 और 1904। इनमें से कौन से वर्ष में वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1896, 1896 में पहली बार वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है, इसे गाया गया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की वेयर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी लोथल लोकेटेड? इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सिटी है लोथल, वो आज कहां पर स्थित है? गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है या फिर हरियाणा है? तो इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। लोथल जो है वो कहां है? गुजरात में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी जगह हैं आज, उन सबको याद कर लीजिएगा। उसमें से एक का आधा प्रश्न जरूर आ जाता है। या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी वाला जो क्वेश्चन है 1921, 1922 वाला, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो जरूर इसे याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ हर्षवर्धन, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्का। चरक जो थे फेमस आयुर्वेद के जनक जिसे कहा जाता है चरक को, तो वो किसके कोर्ट के फिजिशियन थे? तो इसके ऑप्शन इन चारों में से सही उत्तर है कनिष्का, जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और कुषाण डायनेस्टी के शासक थे और उनके ही कोर्ट फिजिशियन थे चरक। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव का रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.40, 7 और 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया हमें आंसर बताइए। तो ये सही उत्तर जो है वो है 7.4। इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। 7 से ऊपर जैसे ही पीएच स्केल जाता है तो वो आ जाता है बेसिक में, ठीक है ना। एसिडिक बेसिक समझते ही होंगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इट सेज कि द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो रेयरेस्ट है, मतलब बहुत ही कम लोगों में मिलता है? इसका ऑप्शन है ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। इसका सही उत्तर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड है ये यूनिवर्सल डोनर है और इस विश्व में 5% लोगों के पास पे भी नहीं होता है ये ओ नेगेटिव, तो इसलिए इसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कृपया करके, बिना गूगल किए, तब मैं टेस्ट लूं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज कि द मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में, रक्त में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शन है कॉपर, कैल्शियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है आयरन, और आयरन की कमी से रक्तहीनता बीमारी, एनीमिया होती है, ठीक है ना। तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी उससे प्रभावित होती है, तो आयरन की कमी से एनीमिया भी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो पेड़ के पौधों के पत्तियों को हरी करने के लिए एक सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो उसमें उनमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है या फिर मैग्नीशियम है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसे हिंदी में शायद से पर्णहरित कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 सेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीन। इंसान के जीन में कितने टोटल क्रोमोसोम होते हैं? इसके ऑप्शन है 23, 48, 46 और 24। इसका सही उत्तर है, देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया है, ऑप्शन दिए हैं। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीन इज 46। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा
कि नंबर ऑफ पेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीन, तो आप 23 को निशाना लगाना, टिक लगाना, लेकिन जब नंबर सिर्फ पूछा है तो 46, ठीक है ना। एक पेयर में 2 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 46। और जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोजॉम्स होते हैं, ऑटोजॉम्स इन द सेंस हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो 23rd पेयर होता है वो हमारे क्या कहते हैं कि सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे लड़का होगा या लड़की होगा, मतलब ठीक है ना। तो वो हमारा डिसाइड करता है 23rd पेयर, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी 22 जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज कि विटीकल्चर इज रिलेटेड विथ ग्रेप्स, पाइन एप्पल, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी। विटीकल्चर क्या है इसमें से? तो इसका सही उत्तर है ग्रेप्स। अंगूर की खेती और उसकी उत्पादन से जुड़े चीजों को कहते हैं, या स्टडी को, या उसके प्रोडक्शन वाली चीज को कहते हैं विटीकल्चर, ठीक है ना। और ग्रेप्स का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, खास करके नागपुर एरिया में, नासिक वाले एरिया में, ठीक है, ग्रेप्स, अंगूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इट सेज द लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज। इसके ऑप्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड, फिबुला, फीमर और स्टेप्स। तो इसका सही उत्तर है हमारे शरीर का सबसे मजबूत और सबसे लंबा भी जो बोन होता है, जो हड्डी होती है, वो है फीमर, जो हमारे जांघ की ऊपरी हड्डी को कहते हैं। और वो हमारी बॉडी की लेंथ का लगभग 27% लेंथ का होता है फीमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following air pollutant is so harmful that it fuses with blood stream and leads to death? इसके ऑप्शंस हैं कैडमियम, एस्बेस्टस डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि हमारी बॉडी में जाकर के हमारे ब्लड के साथ तुरंत मिक्स होता है और हमें मार देता है, एकदम जानमाल कर देता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके कारण मौतें बड़ी होती है। अभी थोड़े दिन पहले जो दिल्ली की घटना हुई थी, जो एक फैक्ट्री में आग लगने से 46 मजदूर लगभग उसी में मर गए थे दम घुटकर, जिसमें खिड़की दरवाजे बड़े कम थे, तो वो इसी के कारण हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम कमरे के अंदर कोई चीज जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बंद दरवाजे में हमें कभी भी कोयला या ऐसी कोई चीज जलाकर नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम उसी का शिकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 सेज कि व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? इसका ऑप्शन है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। इसका सही उत्तर है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड नथिंग बट पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी वालों के लिए भी। अगला है कि प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, अपना मेनली न्यूट्रिएंट्स कहां से प्राप्त करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं एटमॉस्फेयर, लाइट, क्लोरोफिल या सॉइल। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा सॉइल। पेड़ पौधे धरती से अपना खनिज पदार्थ, पानी सब कुछ लेते हैं ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। बाकी तो पेड़ पौधे की पत्तियां जो हैं वो भी भोजन ग्रहण करती है, सूर्य के प्रकाश फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन कि द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड। प्रोटीन की कमी से जो छोटे बच्चों में बीमारी होती है, इनमें से कौन सा है? प्लेगरा, बेरीबेरी, मेरेस्मस और रिकेट्स। इसका सही उत्तर है मेरेस्मस। मेरेस्मस एंड एक और डिजीज का नाम है क्वासरकोर। ये दोनों बीमारियां छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, जिसमें उसमें होता क्या है कि हाथ पैर जो है बिल्कुल पतले पतले से होते हैं, पेट जो है बड़ा सा आगे निकल जाता है, उनकी आंखें बाहर निकली हुई सी होती हैं, तो वो कुपोषित बच्चे कहे जाते हैं। मल न्यूट्रिशन की कमी से मलनरिष्ट कहे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 सेज कि द बैम्बू, बांस जो होते हैं, इज क्लासिफाइड एज। इनमें से बैम्बू को, बांस को किन में क्लासिफाइड किया जाता है? बुश, ट्री, ग्रास और वीट। तो बांस जो है वो एक तरीके का घास माना जाता है, घास की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 33 पे मैं चलता हूं। ये कह रहा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो पौधे हैं वो धरती से नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, शोषित करते हैं और उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके ऑप्शन हैं प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया एंड फ्री नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है फ्री नाइट्रोजन। स्वतंत्र नाइट्रोजन में उसे बदल देते हैं पौधे नाइट्रेट्स को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आया हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 34 से कि द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स क्या है। इसके ऑप्शन है चीज, मिल्क, स्पिनच और कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक तरह की मछली होती है, तो इसका सही उत्तर है कि विटामिन डी का जो इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा स्रोत है वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक मछली है, समुद्री मछली, और इसकी गोलियां जो है मार्केट में भी आती हैं, आप भी खरीद करके खा सकते हैं। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए मददगार साबित होता है। इसके ऑप्शन है यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, न्यूरो टेस्ट और बायोप्सी टेस्ट। तो सही उत्तर है इसका बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आज भी इसकी जांच नहीं होती है। वो स्पुटम लेकर के, वो बायोप्सी जांच करके उसका सैंपल जो है मुंबई कैंसर संस्थान में भेजते हैं, टाटा मेमोरियल में, और फिर वहां से 4-5 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तब वो उन्हें बताते हैं। अभी बहुत सारे जगहों पर इसकी व्यवस्था नहीं है जो इसकी एक्चुअल जांच करती है बायोप्सी की। कैंसर जो सबसे ज्यादा डेंजरस डिजीज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 सेज कि पायरिया इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स द, ऑप्शंस आर नोज, गम्स यानी कि मसूड़े, हार्ट यानी कि हृदय और लंग्स। इनमें से कौन से ऑप्शन में पायरिया जो है प्रभावित करता है। तो ये हमें प्रभावित करता है गम्स को, दांत के मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। उसमें से खून निकलने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसलिए दांतों की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियां, नींबू, ये सारी चीजें हमें खाते रहने चाहिए और उसकी सफाई को भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम टिश्यू इज फाउंड इन। फ्लोएम एक तरह का टिश्यू है, ये कहां पाया जाता है। इसके ऑप्शन है प्लांट्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स और ऑल। तो फ्लोएम जो टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, आपने पढ़ा होगा कक्षा 6-7 में। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और इन दोनों को मिलाकर के बस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम जो टिश्यूज हैं वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं ऊपर की तरफ, और जो फ्लोएम हैं वो पौधे जब पत्तियों में भोजन बना लेते हैं तो उन भोजन को पौधों के अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं फ्लोएम टिश्यूज, तो वो प्लांट में पाए जाते हैं। आप समझ लीजिए कि काफी सारी चीजें बताने की कोशिश कर देता हूं जो भी चीज हमारे सामने आती है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पर्यावरण के गैस में से कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78%, 78% पाया जाता है इस एटमॉस्फेयर में। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि लगभग 21% पाया जाता है, और बाकी हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, नियोन, ये सब 0.3-0.4% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल मतलब कि आंतरिक तरीके से पढ़ाई करना, उसके अंदर में क्या है, आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजों का अध्ययन को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एग्रोस्टोलॉजी, एंटालॉजी, एग्रोनॉमी और दिस इज कॉल्ड एग्रोलॉजी। तो इसको कहते हैं एनाटॉमी। ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट। एनाटॉमी हमने शुरू में गलत प्रोनाउंस किया था, माफ कीजिएगा, इतना लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो इट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी किसी भी शरीर की रचना का आंतरिक भाग का अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 40 सेज कि व्हाट इज एंजियोस्पर्मोलॉजी। एंजियोस्पर्मोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए
स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसका सही उत्तर है स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इज करेक्ट आंसर। इसका अध्ययन को कहा जाता है एंजियोस्पर्मोलॉजी, एंजियोस्पर्मोलॉजी, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म्स मतलब होता है वो प्लांट्स जिनका जो सीड है उनके फ्रूट के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ लीजिएगा, क्लास 10th में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज्ड टू टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर, इनमें से स्तन कैंसर के लिए कौन सा ब्रांच है जो उसकी अध्ययन करता है? इसका ऑप्शन है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैमोग्राफी और मॉर्फोलॉजी। इसका सही उत्तर है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज्ड टू टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। और जो हॉलीवुड की हीरोइन हैं एक एंजेलिना जॉली, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो फाइनली अब वो ठीक हो गई हैं, लेकिन तो भगवान ना करे किसी को ऐसा कैंसर नाम की बीमारी हो। क्वेश्चन नंबर 42। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है साइकेट्री, पोमोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और साइकोलॉजी। इसका सही उत्तर है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द नथिंग बट द स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 इट सेज कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इज 100% करेक्ट आंसर, प्लीज मार्क इट, होमोसेपियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 इट सेज कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है, बताइए आप जरा, आप तो देख चुके होंगे। इसका सही उत्तर है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। DNA स्टैंड्स फॉर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका सही उत्तर है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा, DNA का फुल फॉर्म। और हमें जरा कमेंट बॉक्स में RNA का फुल फॉर्म बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 120/80 Hg ऑफ मरकरी, ठीक है, 120/90, 110/90 या 110/80। इसका सही उत्तर है 120/80 Hg ऑफ मरकरी, जो कि थर्मामीटर में मापा जाता है। 120 इज सिस्टोलिक, 80 इज डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इसको थोड़ा गूगल करिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारा ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो उस समय प्रेशर जो है 120 होता है, 120 Hg ऑफ मरकरी, जिसको कि सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और 80 इज डायस्टोलिक जब हमारा रिलैक्स होता है। आगे चलते हैं 47 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लड, इनमें से कौन सा ब्लड का पार्ट नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेसेंटा। तो इसका सही उत्तर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो जगह है जहां से एक बच्चा अब जब मां के गर्भ में पल रहा होता है तो वो फूड ग्रहण करता है अपना, ठीक है, प्लेसेंटा। बाकी प्लाज्मा ब्लड में होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सेज कि क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट। इसके ऑप्शंस हैं नीम, सीडर, इक्लिप्टस और सिनकोना। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से निकाला जाता है क्यूनिन, जो कि मलेरिया को दूर करता है, ठीक है ना। सिनकोना वृक्ष के छाल से निकाला जाता है क्यूनिन, जो मलेरिया का उपचार करता है। और मलेरिया कौन से मच्छर से होता है जरा हमें यह बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कृपया करके। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अलमाटी डैम जो है वो कौन से रिवर पर स्थित है? इसके ऑप्शन है कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी और मालप्रभा। इसका सही उत्तर है कृष्णा। अलमाटी डैम कहां है? ये है आपके कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है ना, और ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। और अलमाटी डैम इवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जहां से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम है, इवन अलमाटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं इसे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। इनमें से कौन सी नदियां अमरकंटक से निकलती है?
इसका ऑप्शन हैं बेतवा, नर्मदा, माही और तापी। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। ठीक है ना। बाकी सारी के सारी कहीं और से निकलती हैं, हालांकि तीनों जो है चारों जो है मध्य प्रदेश में जरूर बहती हैं। नर्मदा जो रिवर है ये अमरकंटक से निकलती है और बहती हुई ये गुजरात की तरफ बहती है, ये एस्चुरी बनाती है लास्ट में। ठीक है ना। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपका ज्ञानवर्धन तो हुआ ही होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हुआ होगा, आपको अपना अंदाजा भी लगा होगा कि कितने क्वेश्चन हमने सही कर पाए। इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए इन सब चीजों को ज्वाइन कीजिए। अगर चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना या और भी चीजें तो डू कॉन्टेक्ट मी। हमारे टेलीग्राम चैनल कुंदन सिंह BHU25 को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।